प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व का अध्ययन करेंगे। आपकी हिंदी साहित्य के अंतर्गत संस्कृत खंड पूर्ण हो गया है। आप सभी लोग उसका कार्य अपनी कॉपी में कर लें और उनके प्रश्न उत्तर, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये सब याद भी कर लें। तो चलिए आरंभ करते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व 3 होते हैं: रस, छंद, अलंकार। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा इनके बारे में, रस, छंद, अलंकार के बारे में। लेकिन पिछली कक्षा में जो आपके सिलेबस में रस, छंद, अलंकार थे, इस कक्षा में उससे अलग हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो आज काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत हम केवल रस का अध्ययन करेंगे। रस किसे कहते हैं? बहुत ही साधारण सी परिभाषा। किसी भी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं या कोई और पढ़ रहा है, हम सुनते हैं या मंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा और उसे हम देखते हैं, तो ऐसे काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसी को रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा क्या हुई? किसी भी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये क्या है? रस के 4 अंग। इसमें ये विभाव जो है, इसके भी 2 भाग हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो ये रस के 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों के मिलन से, मिलने से ही किसी रस की उत्पत्ति होती है। तो हमें इन अंगों के बारे में भी जानना आवश्यक है कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव के बारे में जानेंगे कि स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में सोई हुई अवस्था में हमेशा रहने वाले ऐसे भाव जो कोई अनुकूल कारण से जाग जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। समझ में आया आपको? मनुष्य के हृदय में सोई हुई अवस्था में हमेशा रहने वाले ऐसे भाव जो कोई अनुकूल कारण पाकर जाग जाते हैं या उचित अवसर मिलकर जाग जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे प्रेम, क्रोध, हंसी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब हम पैदा होते हैं तो ये स्थायी भाव हमारे साथ ही पैदा होते हैं। आप में, मुझ में और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में ये स्थायी भाव होते हैं, सबके साथ होते हैं। पर कैसी अवस्था में होते हैं? सोई हुई अवस्था में। ये स्थायी भाव हमारे मन में होते हैं, हृदय में होते हैं, लेकिन सोए हुए रहते हैं और कोई उचित अवसर या अनुकूल कारण पाकर इनमें से कोई ना कोई स्थायी भाव जाग जाता है। मतलब उस स्थायी भाव को जागने के लिए कोई कारण चाहिए। कोई कारण नहीं तो फिर वो सोया हुआ है। जैसे प्रेम, क्रोध, हंसी, ये सब मुझ में भी है, ये सब आप में भी है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप क्रोध ही करे जा रहे हैं। कोई कारण होगा तब क्रोध करेंगे। हमें हंसी आई जा रही है, हंसने का भी कोई कारण होगा तभी हंसी आएगी ना, वरना तो ये सोए हुए हैं। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, शांत पढ़ रहे हैं, आपके स्थायी भाव आपके पास हैं, वो सारे सोए हुए हैं, आप शांति के साथ अपना चुपचाप बैठ के काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
अचानक से मैं आपके पास आता हूं और बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के मैं आपकी कॉपी उठाता हूं और एकदम आपकी कॉपी को फाड़ देता हूं, टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। तो बताइए आपका कौन सा स्थायी भाव जागेगा? क्रोध जागेगा ना, क्योंकि कोई वजह नहीं थी, आप तो अपना शांति से काम कर रहे थे और आपके वो स्थायी भाव सारे सोए हुए थे, सबके सोए हुए रहते हैं, लेकिन उसको एक कारण मिल गया कि मैं आया और मैंने आपकी कॉपी ली और फाड़ दी, तो आपका क्रोध नामक स्थायी भाव जाग जाएगा, आपको गुस्सा आएगा। तो ये होते हैं स्थायी भाव। दूसरा अंग देखते हैं, विभाव। विभाव क्या होते हैं? स्थायी भावों को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव हृदय में भावों को जगाते भी हैं और उद्दीप्त भी करते हैं। उद्दीप्त का अर्थ है किसी चीज को और तेज करना, तीव्र करना। इसी आधार पर विभाव के दो भेद होते हैं। यहाँ विभाव के भी दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो अब समझते हैं कि आलंबन विभाव क्या होता है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी के हृदय में कोई भाव जागता है तो उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप कक्षा में बैठे पढ़ रहे हैं, आपके सारे स्थायी भाव सोए हुए हैं और अचानक से आपकी कक्षा में एक सांप आ जाता है। अब उस सांप को देखकर आपका एक स्थायी भाव जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा। कौन सा? भय, डर जागेगा ना। उस सांप को देखकर आप डर जाएंगे, तो आपका सोया हुआ स्थायी भाव भय उस सांप को देख के जाग गया। तो सांप यहां पर क्या हुआ? आलंबन विभाव। क्यों आलंबन विभाव है? क्योंकि वो आपके स्थायी भाव भय को जगाने का कारण है। विभाव क्या होते हैं? कारण होते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले कारणों को ही विभाव कहते हैं। लेकिन विभाव के भी दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आपने समझा अभी आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव वो कारण होता है जिसकी वजह से आपका कोई सोया हुआ स्थायी भाव जाग जाता है। जैसे कि आप पढ़ रहे थे और अचानक सांप आया, तो सांप कारण हुआ आपके स्थायी भाव भय को जगाने। दूसरा है उद्दीपन विभाव। ये क्या होते हैं? किसी के हृदय में जागे हुए स्थायी भावों को तीव्र या उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब आलंबन विभाव तो वो कारण था जिसकी वजह से आपका स्थायी भाव जाग गया। उद्दीपन विभाव वो है जो उस जागे हुए स्थायी भाव को और जगाएगा, और तेज करेगा, और उद्दीप्त करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप कक्षा में पढ़ रहे हैं और आप शांत बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके स्थायी भाव सारे सोए हुए, अचानक से सांप आता है और सांप को देख के आपका भय नामक स्थायी भाव जाग जाता है। तो सांप यहाँ पे क्या हुआ? आलंबन विभाव। अब क्या है? उद्दीपन। सांप ने आपकी तरफ देखा, अपना फन फैलाया और फुंकार मारी, तो अब क्या होगा? आपका जो भय नामक स्थायी भाव जागा हुआ है वो और जागेगा और तेज होगा, यानी कि आपको डर और ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये होता है उद्दीपन विभाव। तीसरा अंग देखते हैं, अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? किसी के हृदय में स्थायी भाव के जाग जाने पर उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब हरकतें, चेष्टाएं होती हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। अब स्थायी भाव आपको पता लग गए, विभाव आपको पता लग गए। अब तीसरा अंग है अनुभाव। मान लीजिए आप बैठे पढ़ रहे हैं, कक्षा में शांत हैं, स्थायी भाव सोए हुए हैं और अचानक सांप आ गया। उस सांप को देख के आप डरे, आपका भय नामक स्थायी भाव जाग गया। सांप ने फुंकार मारी, फन फैलाया, आपकी ओर देखा, लपका, तो आपका वो जागा हुआ स्थायी भाव भय और उद्दीप्त हो गया, आपको और तेज डर लगने लगा। अब उसके बाद जो आपके शरीर की हरकतें होंगी, आपकी जो शारीरिक चेष्टाएं होंगी, वो सब क्या कहलाएंगी? अनुभाव।
तो अब आप क्या करेंगे, जब फन आपके ऊपर फन फैला दिया और फुंकार मार रहा है, तो आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आप डरने लगेंगे, आपको पसीना आ जाएगा, आप कांपने लगेंगे, आप इधर उधर भागेंगे। ये सब क्या है, आपके शरीर की चेष्टाएं। तो इन सबको क्या कहते हैं, अनुभाव। समझ में आ गया। चौथा अंग है संचारी भाव। किसी के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थाई मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह बनते और स्वयं मिटते रहते हैं। अनुभाव के बाद संचारी भाव आते हैं। आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में वो खत्म भी होते चले जाएंगे। जैसे पानी का बुलबुला अपने आप बनता है और अपने आप ही कुछ पल में ही वो स्वयं खत्म भी हो जाता है। उसी प्रकार से संचारी भाव होते हैं जो मन में आपके बार बार आएंगे और पल पल में खत्म होते जाएंगे। वो क्या होंगे, जब सांप को देख के आप डरने लगे, भागने लगे, चिल्लाने लगे, तब आपके मन में कुछ विचार आएंगे। आज तो सांप मुझे डस लेगा, आज सांप मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, मेरे मुंह से झाग निकलने लगेंगे, मैं घर तक कैसे जाऊंगी, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, मेरे घर वाले रोएंगे। ये सब क्या है, पल पल में आने वाले मनोविकार, विचार। ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। तो ये होते हैं संचारी भाव। तो आपने जाना रस के 4 अंगों के बारे में, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और कोई भी रस की उत्पत्ति इन चारों अंगों के मिलन से, इन चारों अंगों के योग से ही होती है। आगे चलते हैं। कक्षा 10 में इस वर्ष आपके सिलेबस में केवल ये 2 रस हैं, हास्य रस और करुण रस। पिछली कक्षा में आपने पढ़े थे श्रृंगार रस और वीर रस। इस कक्षा में आप पढ़ेंगे हास्य रस और करुण रस। पिछली कक्षा में ही आपने जान लिया था, वैसे रसों की संख्या कुल 9 होती है और हर रस का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव क्या होते हैं वो भी आपने जान लिया। तो आपके सिलेबस में जो 2 रस हैं, हास्य रस और करुण रस, इनका स्थायी भाव भी आप जान लीजिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक या दुख। तो आपको अपने ये रसों के स्थायी भाव याद होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हास्य रस के बारे में। हास्य रस किसे कहते हैं, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव जाग जाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। देखिए परिभाषा बहुत साधारण सी है जो आपने अभी समझा, क्योंकि उन चारों अंगों के योग से ही किसी रस की उत्पत्ति होती है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। तो जब किसी कारण से हमारा वो स्थायी भाव हास जाग जाएगा और उसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वो पुष्ट होगा और मजबूत होगा, तो वहां हास्य रस होगा। तो इसीलिए परिभाषा हुई, किसी की आकृति अजीब सी हो, वेशभूषा जैसे जोकर की होती है अजीब सी वेशभूषा, चेष्टा किसी की अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। इन सब चीजों को देख के क्या होता है, हमारे हृदय में सोया हुआ स्थायी भाव हास जाग जाता है। और यही स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होगा तो कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। तो इसीलिए परिभाषा हुई, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव जाग जाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मैं महावीर पापड़ को खूब तोड़ता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज तक मरोड़ता हूं। अब देखिए ये जो उदाहरण है, इसे पढ़ने से ही आपको हंसी आ रही होगी, आपको हास रस का आनंद प्राप्त हो रहा होगा।
क्योंकि इसमें कोई कह रहा है कि मैं महावीर, मैं इतना महान वीर हूं कि पापड़ को खूब तोड़ता हूं। जबकि पापड़ आप भी जानते हैं, आप भी आराम से तोड़ सकते हैं, हाथ में लेते ही पापड़ टूट जाएगा, इतना मुलायम होता है। वो अपने आप को वीर बता रहा है कि मैं इतना महावीर हूं, इतना महान वीर हूं कि पापड़ को भी खूब तोड़ता हूं, और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज तक मरोड़ता हूं। जबकि ये जानते हैं आप कि कागज तो छोटा सा बच्चा भी मरोड़ देगा। तो इसमें हंसी वाली बात है कि वो इतना महान वीर अपने आप को बता रहा है कि पापड़ तोड़ देगा, कागज मरोड़ देगा, जबकि ये काम कोई भी बच्चा भी कर लेगा। तो बहुत साधारण सा उदाहरण है, याद हो जाएगा आपको। मैं महावीर पापड़ को खूब तोड़ता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज तक मरोड़ता हूं। अगला देखिए रस, करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के नष्ट होने अथवा विनाश से हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव जाग जाता है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। शोक का अर्थ दुख। आपकी कोई प्रिय वस्तु है, कोई प्रिय व्यक्ति है, उनके नष्ट होने के डर से या उनके खोने से या विनाश से क्या होगा? आपको हृदय में दुख होगा, हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जाग जाता है। और यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह उदाहरण आपने पिछली बार वियोग श्रृंगार में भी शायद पढ़ा होगा। ये छोटा सा उदाहरण है, और उदाहरण छोटे होने चाहिए जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां सीता को जब रावण उठा के ले गया वन से, और राम जब वापस आए तो राम सीता को सारे वन में ढूंढते फिर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी प्रिय पत्नी है और वो उनसे बिछड़ गई हैं, उनसे खो गई हैं, तो इसीलिए उनको शोक है उनके हृदय में, इसीलिए इसमें करुण रस है। हे खग, खग का मतलब पक्षी, मृग का मतलब हिरण, मधुकर श्रेणी का मतलब है भंवरों का समूह, मधुकर भंवरों को कहते हैं। तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग नैनी का मतलब, मृग का मतलब हिरण, नैनी का मतलब नैन, यानी हिरण जैसी आंखों वाली मेरी सीता को देखा है। तो राम सीता को ढूंढते फिर रहे हैं, वो खग पक्षियों से, मृग हिरणों से और भंवरों के समूह से, वन में सभी से पूछते फिर रहे हैं कि क्या तुमने मेरी हिरनी जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है? तो उनके हृदय में सीता के बिछड़ने के कारण शोक है, इसीलिए इस उदाहरण में करुण रस है। तो बच्चों, ये दो रस थे आपके, ये आपको समझा दिए गए हैं। आपको कॉपी में कार्य करना है, इन दोनों रसों की परिभाषा और इन दोनों रसों के उदाहरण लिखने हैं। परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, उदाहरण आपको याद होने चाहिए। आप चाहें तो इसके अंग भी लिख सकते हैं, अंग की परिभाषा भी लिख सकते हैं। एग्जाम में या बोर्ड में परिभाषा, अंग ये सब नहीं आता है, वहाँ केवल ये रस आएगा, रस की आपसे परिभाषा पूछेंगे और उदाहरण पूछेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसका जो बेस होता है वो पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अब आपको पता लग गया कि उन चारों अंगों के योग से ही किसी रस की उत्पत्ति होती है। तो अब आपको ये दोनों काम करने हैं। अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे छंद।